नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत का राजपत्र, मतलब कि गैजेट ऑफ इंडिया। और ये राजपत्र किस चीज़ से रिलेटेड है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये राजपत्र जो है वो भारत की जनगणना जो हो रही है 2026 में, इससे संबंधित है। हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जनगणना जो है वो हमारे देश में आयोजित की जा रही है, जिसका प्रथम चरण कंप्लीट हो चुका है। और ये जो राजपत्र निकला है ये द्वितीय चरण के संबंध में निकला है। तो इस राजपत्र में क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 अगस्त 2026 को एक राजपत्र जारी किया है। और इस राजपत्र के अनुसार जो है सरकार ने जो जनगणना 2027 चल रही है उसके लिए बताया है कि सभी परिवारों में जा कर के निर्धारित जो प्रश्न बनाए गए हैं इनको सूचीबद्ध करते हुए जनगणना कर्मचारियों को पूरा डाटा एकत्र करना है। ठीक है, और ये 40 प्रश्न कौन कौन से हैं जिन्हें हम कर्मचारियों को जा कर के पूछना है और इनसे संबंधित डाटा एकत्र करना है। ध्यान रखिएगा, आप एक कर्मचारी हैं और आपको ये डाटा अपने घर के लिए भी देना होगा, इसलिए इन 40 प्रश्नों को आप सूचीबद्ध कर लीजिए ताकि जब कोई जनगणना कर्मचारी आपके घर पे आए तो आपके घर वाले या आप सटीक समय में और कम समय लेते हुए उत्तर दे सकें। देखिए, सबसे पहले जो जनगणना का प्रथम चरण था उस प्रथम चरण में जो है मकानों की गिनती की गई थी और कुछ निर्धारित प्रश्न एप्लीकेशन के माध्यम से इनरोल्ड किए गए थे। साथ में जिस गांव में व्यक्ति की या जनगणना कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई थी उस गांव का जो मानचित्र था घरों का वो सबमिट करना था। इसके बाद द्वितीय चरण में जो प्रश्न पूछे जाने हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि आप व्यक्ति का नाम पूछेंगे, दूसरा मुखिया से क्या संबंध है वो पूछेंगे, तीसरा लिंग पूछेंगे, इसके बाद चौथे नंबर में आप उसकी जन्म तिथि पूछेंगे और ये आयु पूछेंगे और उस आयु को पूर्ण वर्षों में लिखेंगे। जैसे कि कोई 34.5 वर्ष का है, 38.5 वर्ष का है तो 34 वर्ष या 38 वर्ष लिखा जाएगा। इसके बाद वर्तमान में उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा कि विवाह के समय उसकी आयु क्या थी। इसके बाद अगला है कि उसके जिस व्यक्ति से आप इन सवालों को पूछ रहे हैं उसके पति या पत्नी का नाम क्या है। अगर वो पुरुष है तो उसकी पत्नी का नाम पूछना है, अगर वो महिला है तो उसके पति का नाम पूछना है। इसके बाद जो राष्ट्रीयता है उनकी क्या है, धर्म बताना है। 10वें नंबर में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है तो उसके बारे में जानकारी देनी है। उस व्यक्ति के पिता का विवरण दिया जाएगा, माता का विवरण दिया जाएगा। इसके बाद अगर किसी तरीके की विकलांगता है तो उसके बारे में भी जानकारी उसे देनी होगी। फिर मातृभाषा और जो अन्य भाषाओं का ज्ञान है उसके बारे में वो जानकारी देगा। साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की उसकी क्या स्थिति है वो बताएगा। शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति क्या है, मतलब कितना पढ़ा लिखा है ये बताएगा। 17वां प्रश्न रहेगा कि प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर और संकाय या विषय क्या है, मतलब उस व्यक्ति ने कितनी शिक्षा प्राप्त की है उच्चतम वो बतानी है। इसके बाद 18वां प्रश्न रहेगा कि पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया हो तो उसका ब्यौरा बताना है। 19वां प्रश्न है आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी क्या है। 20वां वो कौन सा व्यवसाय करता है। 21वां है कि उद्योग व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप क्या है। फिर अब 22वां है कि कर्मी का वर्ग क्या है, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो वो किस वर्ग का है। इसके बाद गैर आर्थिक कार्यकलाप क्या है, अल्पकालिक के लिए, अर्ध अल्पकालिक के लिए और गैर कर्मी के लिए। इसके बाद है काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्धता उसकी क्या है। 25वां नंबर है कार्यस्थल तक की यात्रा वो कैसे करता है। 26वां है कि उसका जन्म स्थान कहाँ का है। 27वें नंबर में पूछा जाएगा कि उसका पूर्व निवास स्थान क्या है। 28वें में स्थान परिवर्तन का क्या कारण रहा है अगर उस व्यक्ति ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। और 29वें में है
कि स्थान परिवर्तन के पश्चात जिस गांव या नगर में वो रह रहा है तो निवास की अवधि क्या है, स्थायी निवास का पता क्या है उसका, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या क्या है। ठीक है, इसके बाद किसी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या क्या है, और इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है जो आपके सामने दिख रही होगी। फिर अगला 33वां प्रश्न रहेगा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या क्या है। फिर कोविड-19 टीकाकरण का स्थान क्या है, कोविड-19 का टीका लगवाया था या नहीं लगवाया था। 35वें नंबर में है कि बैंक खातों की कुल संख्या कितनी है। 36वें नंबर में अगर मोबाइल उपलब्ध है तो उस मोबाइल का नंबर क्या है। और 37वें नंबर में रहेगा कि उस व्यक्ति का आधार नंबर क्या है। 38वें में रहेगा कि उसका वोटर आईडी नंबर क्या है अगर उसकी उपलब्धता है। और 39वें नंबर में पासपोर्ट नंबर बताना होगा अगर उसकी उपलब्धता वो व्यक्ति रखता है। 40वें नंबर में उस व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हमको जानकारी एकत्र करनी है यदि ड्राइविंग लाइसेंस की उस व्यक्ति के पास उपलब्धता है। तो भारत का जो राजपत्र जारी हुआ है उसने आपको बताया है कि जनगणना का जो द्वितीय स्वरूप आपके सामने आएगा उसमें हर परिवार के हर व्यक्ति को इन 40 प्रश्नों का जवाब देना होगा और जनगणना कर्मचारी आपके घर पे आकर के इन जानकारियों को एकत्र करेगा। इसके पश्चात भारत की जनगणना सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगी। हम सभी कर्मचारियों को अपने स्तर से पूरा सहयोग प्रदान करना है कि सरकार हमसे जो जानकारी प्राप्त करवाना चाहती है वो हम सटीक रूप पे सरकार को उपलब्ध कराएं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी तरीके के टेक्निकल नॉन टेक्निकल वीडियो के लिए अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर साझा करें। हमारे चैनल में टेक्निकल बातों की जानकारी दी जाती है, शिक्षा विभाग से संबंधित जो एप्लीकेशन है उनके बारे में चर्चा आयोजित की जाती है, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के बारे में चर्चा आयोजित होती है, मीना मंच, माता उन्मुखीकरण, यूडाइस पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल, निपुण एप्लीकेशन और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां पर हम चर्चा आयोजित कर सकते हैं या अध्यापकों से उस संबंध में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को हमारे YouTube के माध्यम से आप सबके बीच में उपलब्ध कराया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चैनल पसंद आने की स्थिति में आप इसे अपने साथी अध्यापकों तक जरूर शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त आप तमाम विषयों की अभ्यास कार्य पुस्तिकाओं के संपूर्ण हल को भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।